यार ये नदियाँ, पेड़, समुंदर यही होती है कि जियोग्राफी। बट यार शहर हो गए, सड़क हो गई, एरियाज हो गए, ये भी जियोग्राफी होती है क्या? इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ नहीं आ पा रहा है यार। काश कोई हेल्प करने वाला होता तो मजा आता। बच्चे, हाँ जी। मैं हूँ फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा बताओ। मैं पढ़ाती हूँ ये सारी चीजें, रॉक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सब कुछ यही है रियल ज्योग्राफी। अरे रवि, तू कंफ्यूज मत हो। वो जियो भाई जो बता के गया है ना, वो पूरा सही नहीं है। मतलब जियोग्राफी सिर्फ नेचर के बारे में नहीं होती? नहीं, ज्योग्राफी में सिर्फ नेचर नहीं पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं रोड, सिटीज, लोगों के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, माइग्रेशन के बारे सब में, कुछ। पॉपुलेशन के बारे में, सब चीजें पढ़ते हैं। सो ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होता है, इसमें दोनों चीजें आ जाती है, फिजिकल ज्योग्राफी भी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी। तो आपकी पूरी क्लास 12th में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या है आखिरकार ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या है उसका नेचर और क्या है उसका स्कोप। हाय एवरीवन, सो फाइनली हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। और जो आपका ये जो पहला चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार ये ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है। बिकॉज अगर आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, तो पूरी क्लास 12th में तुम्हें कभी भी जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जैसे रवि को आ रही थी, है ना। तो आज जो है हम क्लियर करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में दो ब्रांचेस होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो, जिसमें आप माउंटेन, सॉइल, रिवर, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बात करते हो। बट हम ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों का क्या कनेक्शन है हमारे अर्थ से, उनका क्या रिलेशनशिप है हमारे अर्थ से, कैसे सिटीज़ बनती है, कैसे माइग्रेशन होता है, कैसे जो है लोग मूव करते हैं, कौन कौन सी भाषाएं लोग बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो ज्योग्राफी का पार्ट है, उसको हम अलग नहीं कर सकते ज्योग्राफी से। तो वही सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में जो है अच्छे से समझने वाले हैं। सो आपको चैप्टर को एंड तक देखना है, देखना एक एक चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि आखिरकार मैं नॉर्मली बता दूं सबसे पहले कि ज्योग्राफी का नेचर क्या है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो यार, ज्योग्राफी का नेचर कैसा है? ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ स्टडी होते हैं। इंटीग्रेटिव बोले तो हर चीज़ को साथ में लेकर पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में ये नहीं कि प्लांट्स को पढ़ लिया, एनिमल्स को नहीं पढ़ा, सिर्फ सॉइल को पढ़ लिया, सॉइल पे रहने वाले लोगों को नहीं पढ़ा, हर चीज़ लेकर पढ़ते हैं। इंटीग्रेटिव है, एम्पेरिकल है, एक्सपीरियंसेस से हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आप देख रहे हो कि हमारा क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, हमारा जो है वेदर कैसे बदल रहा है, ये सारी चीज़ हम अपने एक्सपीरियंसेस से तो देख रहे हैं ना, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ज्योग्राफी को। इट्स एम्पेरिकल, ऑल्सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ स्टडी। प्रैक्टिकल करके, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाओ देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ स्टडी है। आप सॉइल के बारे में पढ़ते हो, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हो, वो सब क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस है ना, प्रैक्टिकल करके ही तो आप जो है अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा रहे हो। सो वो सारी चीज़ें भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। सो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? सारे इवेंट्स और सारे फिनोमिना जो कि वैरी करते हैं अलग अलग स्पेस और अलग अलग टाइम में। वैरी ओवर स्पेस एंड टाइम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ज्योग्राफी आप सभी को पता है हमारा अर्थ कितना बड़ा है, कहीं नॉर्थ अमेरिका है, कहीं पे साउथ अमेरिका है, कहीं पे एशिया है, कहीं पे यूरोप है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फिनोमिना होते हैं, अलग अलग जगहों पर क्लाइमेट अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग जगह वेजिटेशन अलग अलग होती है, और विद टाइम भी जो है ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो है वेरी करते हैं। जैसे कभी वहाँ पे लेट्स से कि सुनामी आया, कभी वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आ रहा है, तो जो हमारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना है वो वैरी करते हैं ओवर स्पेस एंड टाइम, और उसी को जो है ज्योग्राफी बोलते हैं। वो ये जो हम अलग अलग चीज़ें जो है पढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट द ज्योग्राफी इज़। और ज्योग्राफी क्या लिंक करता है? ज्योग्राफी हमारे नेचर को लिंक करता है लाइफ फॉर्म से। अगर मैं बोलूँ ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ना है, तो वो तो गलत हो जाएगा। अर्थ के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ना और अर्थ के साथ लिंक करके पढ़ना ही हमारी ज्योग्राफी कहलाती है, ठीक है। अब वहीं पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे दो ब्रांचेस होती है ज्योग्राफी की। एक होती है हमारी फिजिकल ब्रांच, जो कि क्या स्टडी करती है? हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट स्टडी करती है, लैंड, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें जो स्टडी करती है वो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। वहीं पर ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ऐसा नहीं कि फिजिकल को हटा देते कि तो भाई तू भागते को अलग से पढ़ लिया हमने, नहीं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम
इनके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि मेरा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर लोग कैसे डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, मेरे नेचर और ह्यूमन बींग्स का रिश्ता कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना। हमारे जो ह्यूमन बींग्स है हर जगह पर एक जैसे थोड़ी रहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी को अलग अलग देखने को मिलती है, लोगों की भाषाएं आपको अलग अलग देखने को मिलती है, लोगों के रिलीजन आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, माइग्रेशन पैटर्न अलग अलग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, क्या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन फिनोमेना का, कैसे दे आर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं। इसमें हम सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ इतना बड़ा है तो यार हर जगह पर सोसाइटी एक जैसी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है कि ट्राइबल एरियाज रह रहे हैं, कहीं पर इतनी एडवांस सोसाइटी है, कहीं पर आपको दिख रहा है कि लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कहीं पर लोग जो हाईटेक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ज्योग्राफी के अंदर आती है, और टू बी प्रिसाइज ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो है आती है, और उसके अंदर जो है हम इसको पढ़ने की कोशिश जो है करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि मैम ज्योग्राफी में ना डिबेट भी चलते हैं कि ज्योग्राफी को पढ़े कैसे। अब देखो यार, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपने अपने तरीके होते हैं। अब जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं? इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच से पढ़ते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि स्टडी मेथड से पढ़ लेते हैं मैम इसको। तो ऐसी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जो है कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहता है? तो वैसे तो डिबेट चलती रहती है 2 मेथड में, और वो 2 मेथड कौन कौन से है? वो 2 मेथड है कि ज्योग्राफी नोमोथेटिक अप्रोच से पढ़नी चाहिए या फिर इडियोग्राफिक अप्रोच से पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक हमें कभी समझ नहीं आता है, क्या ये नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक? तो उसको समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आती है, बहुत बार आई हुई है, बहुत बार, कि ज्योग्राफी का आखिरकार कोर कंसर्न क्या है, करना क्या चाहती है ज्योग्राफी, क्या करना चाहती है ज्योग्राफी? सो ज्योग्राफी का कोर कंसर्न जो है अर्थ को समझना है। ये समझना है कि अर्थ जो है घर है हमारा, अर्थ जो है क्या है? घर है हमारा, और उसको हमारे घर को सस्टेन करने में कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हेल्प करते हैं? अब जैसे हमारे वाटर है, सॉइल है, एयर है, सारे एलिमेंट्स है ना जो कि अर्थ के ऊपर हमें रहने में हेल्प कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें पढ़ना ज्योग्राफी है, अर्थ के बारे में पढ़ना, हम अर्थ से किस तरीके का नाता है वो पढ़ना, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर आती है। अब ज्योग्राफी को मैम पढ़े कैसे? नोमोथेटिक अप्रोच से पढ़े या इडियोग्राफिक अप्रोच से पढ़े? देखो, नोमोथेटिक को हम अगर शॉर्ट में बोले तो लॉ मेकिंग और थियोरेटिकल थियोराइजिंग अप्रोच भी बोलते हैं, और इडियोग्राफिक को हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बोलते हैं, कि मतलब हम एक एक चीज़ को जो डिस्क्राइब करके जो है पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी में, कि मतलब ये नहीं कि एज अ होल अर्थ को पढ़ लो, ना ना ना, इंडिया में जाओ, इंडिया के एक एक टाउन में जाओ, उसको पढ़ो, उसको एज अ डिटेल में पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है यूज़ करनी चाहिए। तो अब आपको जो है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने यहाँ पे ना एक डिफरेंस यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। वैसे तो ये आपकी बुक में नहीं है, बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जो है मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, क्योंकि बच्चों को ना ये एंड तक जो है कन्फ्यूजन रहते हैं कि मैम इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक अप्रोच क्या है, तो आपको जो कभी ये कन्फ्यूजन ना रहे, दैट्स वाई मैंने ये जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच, देखो नोमोथेटिक अप्रोच में ना हम क्या करते हैं? जनरलाइज्ड बातें करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक अर्थ में कोई चीज़ नोटिस करी कि अर्थ यहाँ रोटेट करता है, अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, अर्थ पे सन जो है यहाँ से राइज करता है, यहाँ पे जो सेट कर देता है। हमने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया कि भैया ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है अर्थ पे। बट ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में अगर क्लाइमेट इस तरीके से आ रही है, इंडिया में बारिश इस तरीके से आ रही है, तो नॉर्थ अमेरिका में बारिश उस तरीके से आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम हर चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हम क्या बोलते हैं ना कि लड़के तो यार ऐसे ही होते हैं, अरे लड़के को तो मैथ्स नहीं आती, हमने जनरलाइज कर दिया। तो इस वाले अप्रोच में ना हर चीज़ जनरलाइज कर देते हैं, जनरल लॉज और थ्योरीज जो कि हर जगह पर अप्लाई हो सकती है, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, या क्योंकि हमने थ्योरी बना दी है, ये हमने जो है कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और हर जगह जो है यही चेप डाला, तो वो क्या होता है? नोमोथेटिक अप्रोच। ठीक है, बट इडियोग्राफिक अप्रोच क्या बोलती है कि नहीं यार, हम हर जगह पर सेम थ्योरी जो है नहीं चेप सकते हैं, बिकॉज हर एक रीजन अपने में यूनिक है। इंडिया में बारिश आ रही है, उसके पीछे बहुत अलग अलग कारण है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इंडिया की सॉइल जो है अलग है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की सॉइल से,
क्यों अलग है? बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन। तो हम एक जैसी थ्योरी हर किसी पे जो है नहीं चेप सकते। हमें जो है ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना है, हर एक जगह के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पढ़ने हैं, तभी जो है ज्योग्राफी बढ़िया तरीके से पढ़ी जाएगी, है ना। तो अगर आप देखोगे नोमोथेटिक अप्रोच क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। थोड़ा यहाँ पे जो हम जनरलाइज करते हैं, यूनिवर्सल अप्रोच लगाते हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो हर जगह पे यही होता है। मतलब कि इसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा, जो नंबर्स वाला डेटा है, बस उसको लेते हैं। इसमें ज़्यादा हम एक उस जगह के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जगह के डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ऊपर से थोड़ा बहुत डेटा लिया और वही जो है अप्रोच जो है पूरे सब पे चेप देते हैं, ठीक है। बट इडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, केस स्पेसिफिक होती है। इंडिया में भी हम अलग अलग जगहों में देख के जा रहे हैं कि यहाँ की सॉइल ऐसी क्यों है, इंडिया में महाराष्ट्र की सॉइल ऐसी क्या, अच्छा इंडिया में यूपी की सॉइल कैसी है, बिहार की सॉइल ऐसी क्या है। केस डिस्क्रिप्टिव होती है, डिटेल में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ें पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ते सिर्फ, है ना। क्वालिटेटिव चीज़ें जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो नोमोथेटिक अप्रोच का ऑब्जेक्टिव क्या है, पैटर्न, ट्रेंड्स और यूनिवर्सल लॉज जो है यहाँ पे ढूंढता है कि जो सबके ऊपर अप्लाई हो सके। बट यहाँ पे ये यूनिक ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढता है एक जगह की, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा, नंबर्स यूज करते हैं मोस्टली, है ना। लार्ज स्केल वगैरह सर्वे करा लेते हैं, स्मॉल स्केल सर्वे नहीं होता, बिकॉज हमें तो पूरे जगह पे एक ही अप्रोच थोपनी है, एक ही अप्रोच जो है लगानी है। तो इसमें हम केस स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं करते, एक लार्ज लेवल पर डेटा इकट्ठा करते हैं, उसी का न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा किया और एक थ्योरी बना दी और सब जगह पर वही चिप डाली, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द नोमोथेटिक अप्रोच इज। बट इडियोग्राफिक अप्रोच में हम अलग अलग जगहों पे जाके जो केस स्टडी करते हैं, फील्ड एनालिसिस करते हैं और तब जाके एक जगह को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आगे भी अब जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना आपकी क्लास 12th में, तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैम, कहीं कहीं पर हम नोमोथेटिक अप्रोच लगा रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ने में, कहीं कहीं पर हम इडियोग्राफिक अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। तो नोमोथेटिक अप्रोच में जैसे आगे हम थॉमस मैल्थस की थ्योरी पढ़ेंगे पॉपुलेशन को लेकर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो जो थ्योरीज बनाई गई है वो ज्योग्राफी को एज अ नोमोथेटिक अप्रोच को रखते हुए बनाई गई है। कि हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है एक जगह की पहले बढ़ती है, फिर पहले जो है कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर घट जाती है, और यही एक थ्योरी बन गई और यही हमने हर जगह पर अप्लाई कर दी कि हाँ यार हर जगह पर क्या होता है, पहले पॉपुलेशन जो कम रहती है, फिर बढ़ती है, फिर घट जाती है। तो कहीं कहीं पर आपको जो ज्योग्राफी है ना वो एज अ नोमोथेटिक अप्रोच भी देखने को मिलती है। यार ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी को मैं सिर्फ हमेशा इडियोग्राफिक अप्रोच से पढ़ूंगी, नहीं, नोमोथेटिक अप्रोच से भी कभी कभी पढ़ा जाता है। कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए नोमोथेटिक अप्रोच अच्छी है, कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए इडियोग्राफिक अप्रोच अच्छी है। जैसे लॉज ऑफ माइग्रेशन के हमने लॉज निकाल दिए कि माइग्रेशन तो ऐसी ही होती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मे बी किसी कंट्री में ऐसी ना हो, तो वो एक्सेप्शंस जो है हमें इडियोग्राफिक अप्रोच में पढ़ती है। बिकॉज इडियोग्राफिक अप्रोच में हम एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में पढ़ते हैं, जनरलाइज्ड चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, है ना, कि उस जगह पर्टिकुलर रीजन का लैंडस्केप ऐसा है तो क्यों ऐसा है, वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसने उसका अफेक्ट किया है। लोकलाइज्ड इम्पैक्ट क्या है एक माइग्रेशन का, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं, उस जगह पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है माइग्रेशन का। तो एक स्पेसिफिक रीजन को ध्यान में जो हम पढ़ते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच में। तो क्या आपको इतनी बातें समझ आ रही है, क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि नोमोथेटिक अप्रोच को क्यों क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि वो एक जनरल थ्योरी दे देता है, वो एक पर्टिकुलर रीजन की यूनिकनेस को नहीं समझता, बस चेप डाली एक थ्योरी बनाई, सबके ऊपर चेप डाली। बट जो हमारी इडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है, इसकी भी कोई जो है क्रिटिसिज्म है कि यार ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे ना नोमोथेटिक अप्रोच में हम एक थ्योरी बना देते हैं और वो थ्योरी से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उस जगह की मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़ें होती है और अब क्या होने वाला है। जैसे पॉपुलेशन थ्योरी हमने बनाई, पॉपुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली पहले पॉपुलेशन कम रहती है, फिर बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। ये थ्योरी बना दी हमने हर जगह पर अप्लाई होने वाली, तो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि बढ़ने के बाद पॉपुलेशन कम होगी। बट अगर हम इडियोग्राफिक अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऐसा कोई थ्योरी या लॉ वगैरह नहीं दे रहे, जनरलाइज कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। हम तो उस जगह के यूनिकनेस को समझेंगे और फिर जाके कुछ स्टेटमेंट देंगे। तो इडियोग्राफिक अप्रोच को इसलिए जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें मैम ज्योग्राफी में आपने बोला कि हम ह्यूमंस और नेचर के रिलेशनशिप को पढ़ता है, स्पेसिफिकली टू बी प्रिसाइज ह्यूमन ज्योग्राफी में तो यही पढ़ना है। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि यार द डाइकोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट वैलिड। अब बच्चों को इस वाले पॉइंट में बड़ी दिक्कत होती है। डाइकोटॉमी बोले तो डाइकोटॉमी का मतलब होता है डिफरेंस। क्या आप बोलोगे कि मैम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों अलग अलग है, इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दो, ये दोनों साथ में रह ही नहीं सकती? बच्चे ऐसा नहीं है, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी अलग नहीं है। देयर इज नो
नो डाइकोटमी बिटवीन देम, उनके बीच का डिफरेंस वैलिड ही नहीं है, बिकॉज नेचर और ह्यूमंस को आप कभी सेपरेट कर सकते हो? नो नो नो, दे आर इनसेपरेबल। नेचर और ह्यूमन कभी भी अलग नहीं हो सकते, वो दोनों जो है इनसेपरेबल है बच्चे। आप देखोगे कभी कभी अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे इनसेपरेबल है, कुछ एग्जांपल दो, तो मैं बोलूँगी ले ही लो यार। आपको पता है बहुत सारी नेचर की चीज़ों को हम ह्यूमन बींग से कंपेयर करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना है हमारी सोसाइटी में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पे जिनको आपको पता है ह्यूमन एनाटॉमी से कंपेयर करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब आप देखोगे ना कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है मेटाफर्स क्या होते हैं, और इंग्लिश में आपने सिमिलीज भी पढ़ा होगा, दैट शी इज़ एज वाइट एज वनीला, शी इज़ एज फास्ट एज चीता, वो तो सिमिलीज होते हैं। ऐसे मेटाफर होते हैं जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, बट हम एज लाइक वगैरह यूज़ नहीं करें, सीधा कंपेयर करते हैं, तो देन वी यूज़ मेटाफर्स। तो आपको पता है बहुत सारी, मैं आपको कैसे बताऊँ कि नेचर और ह्यूमन इतने ज़्यादा करीब है कि नेचर की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी हम ह्यूमन बॉडी की चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, उनको कंपैरिजन उनकी ह्यूमन बॉडी से करते हैं। जैसे अगर हमको एग्जांपल्स दूंगी ना तब जाके आपको समझ आएगा। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का कोई फेस होता है क्या भैया? अर्थ का कोई फेस होता है? बट नहीं भैया, हमने तो उसको बना दिया फेस ऑफ अर्थ, उसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर दे, तो क्या बता रहा है कि नेचर और ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप कभी टूट नहीं सकता। ये तो भैया एनाटॉमी के हम जो कंपेयर भी उनको नेचर को ह्यूमन बींग से कर रहे हैं। ऑल्सो आई ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म की आंखें होती है क्या भैया? देखिए तुमने स्टॉर्म की आंखें नहीं होती ना, बट फिर भी आप देख रहे हो कि ये क्या दिखा रहे हैं कि ह्यूमंस और नेचर कभी अलग ही नहीं हो सकते। देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन देम। वी आर यूजिंग मेटाफर्स, मेटाफर यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। ऐसी रिवर का माउथ होता है, नहीं होता ना, बट बोल देते हैं ना माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर बोल देते हैं, ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर बोल देते हैं। फेस ऑफ द अर्थ, जैसे कभी कभी आप देखोगे ना अर्थ, यहाँ बहुत सारी फोटोज होती है जिसमें अर्थ का भी फेस बना होता है, कहीं रो रहा होता है, तो मतलब हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया। अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको हम लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हो कि कैसे अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग को हम जो है लिविंग थिंग अपने ह्यूमन बींग से कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं। सो दीज आर मेटाफर्स। देखोगे और क्या बोल देते हैं हम ग्लेशियर का, स्नूट ऑफ द ग्लेशियर, नोज ऑफ द ग्लेशियर बोल देते हैं। इस्थमस की नेक बोल देते हैं, नेक ऑफ द इस्थमस। इस्थमस आपने देखा होगा कि जब दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा लैंड मास होता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं, है ना। तो नेक ऑफ द इस्थमस, नेक की तरह लगता है ना, छोटे पतली सी नेक होती है जो हमारी कनेक्ट करे मेरी बॉडी, अपर बॉडी को लोअर बॉडी से। तो यहाँ पे ये भी इस्थमस एक कनेक्टिंग लिंक है, जो इसलिए इसके लिए नेक वर्ड यूज कर दिया। प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, प्रोफाइल तो लोगों की होती है ना, मेरी राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, स्ट्रेट प्रोफाइल, तो ये तो लोगों की होती है, बट सॉइल की भी प्रोफाइल होती है। हाँ भैया, हमने उसको ह्यूमन बींग से कंपेयर कर दिया, और ये मेटाफर्स खत्म नहीं हुए अभी। अगर आप और देखोगे तो हम कभी कभी लोगों की जो सेटलमेंट होती है और जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होते हैं उनको भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट से कंपेयर करते हैं। जैसे आप देखोगे रीजन्स, विलेजेस और टाउन्स को कभी कभी हम ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। ऑर्गेनिज्म, कोई शहर कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी होता है, बट बोल रहे हो उसको ऑर्गेनिज्म, कंपेयर कर रहे हो उसको ह्यूमन बॉडी से। ऑल्सो हम कभी कभी कंट्रीज और स्टेट्स को क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो कंट्री है ना, एक तरीके की, जैसे कभी कोई पोइट्री वगैरह होती है तो उसमें ना अच्छे से वर्ड्स हम यूज़ कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं, मेटाफर्स कर देते हैं। आपने पढ़ा ही है यार, इंग्लिश में यही तो होता है। इंग्लिश में यही तो होता है कि नॉन लिविंग थिंग को भी ऐसे दिखाते हैं जैसे वो लिविंग है, उसमें जिससे पोम में जो है दम आ जाए, यही तो होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंट्रीज और स्टेट्स को कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जो है क्या कर दिया जाता है, उनको डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। और ऐसे किसके द्वारा बोला गया है, जर्मन जोग्राफर के अकॉर्डिंगली। ये वाला क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड में भी आया हुआ है, सीईटी में भी आया हुआ है कि कौन से जोग्राफर, कौन से ओरिजिन के जोग्राफर, तो जर्मन जोग्राफर है, याद रखना। ऑल्सो आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, जैसे हम रोड्स, रेलवेज और वाटर्स को क्या बोल देते हैं, आर्टरीज। जैसे हमारी बॉडीज में आर्टरीज होती है ना, जो कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने ये जो रोड्स है, रेलवेज है, ये भी क्या करते हैं, हमारी हर चीज़ को यहाँ पे आप देखोगे ना, हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन में हमारे हेल्प करते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सर्कुलेट कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो ये आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन हो गया। तो याद रखना कैपिलरीज नहीं है, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन है। कभी कभी बच्चे इसमें जो है गलती कर देते हैं। तो यार सारी चीज़ें समझ आ रही है कि किस तरीके से क्या क्या मेटाफर्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है, जो हमें समझना है, वो है मैम ह्यूमन ज्योग्राफी की फिर फाइनली डेफिनेशन क्या होती है। एक मिनट, तो बोला जाए
ह्यूमन ज्योग्राफी की ना यहाँ पे 3 डेफिनेशन है जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है। तो हम वही समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो पहली डेफिनेशन जो है रात्जल के द्वारा दी गई है, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। इनके द्वारा बोला गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हमारी सोसाइटी और अर्थ सरफेस, वही बात, नेचर और अर्थ के रिलेशनशिप का सिंथेटिक स्टडी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने भी तो अभी तक यही पढ़ा, हम कौन सा कुछ अलग बोल रहे थे, बस इन्होंने कुछ अलग से शब्द डाल दिए और अपनी डेफिनेशन दे दी। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो एक अच्छा सा वर्ड यूज किया गया है वो है सिंथेटिक स्टडी, कि दोनों को कंबाइन करके इनका जो रिलेशनशिप है ना ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ के सरफेस का, उनको जो है इनके रिलेशनशिप की जो ओवरऑल स्टडी या सिंथेटिक स्टडी है वो जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो आप जब रात्जल की बात आए तो आप सिंथेटिक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, जहाँ पे सिंथेटिक वर्ड आएगा मतलब रात्जल के द्वारा दी गई है, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस वाली डेफिनेशन में भी तो सिंथेटिक वर्ड आ रहे हैं ना, जैसे conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and the relation between the living beings which inhabit it, that is given by Paul Vidal de la Blache। अब आप देखो मैम इसमें भी सिंथेटिक वर्ड है, बट इस पे सिंथेटिक वर्ड नहीं, इसमें कंसेप्शन, इसमें भी यार वही बातें की गई है, सेम यार, तीनों डेफिनेशन सेम है, बस ऐसी, बस इधर से पकड़ लो कान, इधर से पकड़ लो भैया, बातें एक ही बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि किसमें कौन सा वर्ड आ रहा है। तो थर्ड वाली जो डेफिनेशन है इसमें यही बोला है कि भैया जो हमारे जो फिजिकल लॉज है जो हमारे अर्थ को गवर्न करते हैं, ग्रेविटी, रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल, ये सारे क्या है, फिजिकल लॉज है ना हमारे अर्थ जो रिलेटेड फिजिक्स। अब देखोगे ज्योग्राफी समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, ग्रेविटी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सो जो फिजिकल लॉज जो कि गवर्न करते हैं हमारे अर्थ को, एंड उनका, अब ये सारे जो लॉज है ऑब्वियसली फिजिक्स के लॉज है, अब उसके ऊपर हमारे अर्थ के ऊपर लोग रह रहे हैं तो उनको भी इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, जो हम लोग रह रहे हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो उनका जो पूरा सिंथेटिक नॉलेज है उसके बारे में जो हम सारा पढ़ते हैं, और उससे जो हमारा जो एक कंसेप्शन निकल कर आता है, एक जो आउटकम निकल कर आता है, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने को मिलता है। उनके रिलेशनशिप से जो एक नई चीज़ निकल कर आती है, जो कंसेप्शन निकल कर आता है, एक नया डिसिप्लिन निकल कर आता है, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये पॉल विदल डी ला ब्लाचे ने बोला है। वहीं पर सेकंड डेफिनेशन अगर आप देखोगे एलन सी सैम्पल के द्वारा दी गई है, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन। इसमें बोला गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। आप सभी को पता है कि अर्थ जो है कभी भी स्टेबल नहीं रहा है, बदल रहा है, इवॉल्व हुआ है विद टाइम। ऐसी ह्यूमन बींग्स भी कभी स्टेबल नहीं रहे हैं, हम भी विद टाइम जो है चेंज हुए हैं, है ना। अनरेस्टिंग मैन और ये जो अनस्टेबल अर्थ के बीच का जो ये रिश्ता है, ठीक है, और ये जो रिश्ता है वो भी कभी कांस्टेंट नहीं रहा है, वो भी जो है बदलता रहा है। तो ये जो बदली चीज़ों को पढ़ना जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है। सो इनकी डेफिनेशन में ना ये चेंज वर्ड बहुत मेंशन किया इन्होंने, जो है डायनामिक प्रिंसिपल, डायनामिज्म का मतलब क्या होता है कि जो कि चेंज होता रहता है। तो इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, इन्होंने डायनामिज्म के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया है सैंपल की डेफिनेशन में। सो इधर जो है डायनामिज्म के ऊपर जो हमने फोकस किया है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई है। तो यार फाइनली अगर मैं बोलूँ कि मैम ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, स्टार्टिंग में मैंने ज्योग्राफी का नेचर बताया था, अब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर बता रही हूँ। तो फाइनली ह्यूमन ज्योग्राफी को हम यही बोलेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या पढ़ता है, रिश्तेदारी को पढ़ता है। किसके बीच की रिश्तेदारी को, अर्थ और ह्यूमन बीइंग के बीच की रिश्तेदारी को। सो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आ जाता है। एंड कौन सा इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, जो कि ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाया जाता है, वही हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है। और वही उसका जो है नेचर तो वही होता है ना जो रोज करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी रोज करता है क्या है, इनके रिलेशनशिप को स्टडी करता रहता है। अब फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आपका लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वहीं पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आ जाती है बच्चे, जो कि अगर हम जैसे कभी कभी ना एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल एलिमेंट, उसमें लैंड दे दिया जाएगा, सॉइल, क्लाइमेट और एक यहाँ पे सिटी दे दिया जाएगा, तो आप बोलोगे सिटी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस इधर से ही बनते हैं। जो आपको लगता है यार ये तो नहीं आएगा, जो आपको लगता है ये भी नहीं आएगा, वही आ जाता है एग्जाम में। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज़ के द्वारा कौन कौन से एलिमेंट्स क्रिएट किए गए? हाउसेज, विलेजेस, शहर, रोड, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्री, फार्म, पोर्ट्स और भी बहुत सारी मैनमेड चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो है बनाई गई है, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो है बनाई गई है। ठीक है, अब हमें ना, मैंने आपको बोला LNC सैंपल वाली डेफिनेशन आपको याद है जिसमें चेंज की बात की गई है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, स्टडी करना है जो चेंजिंग रिलेशनशिप है हमारे अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ के बीच के रिश्ते को पढ़ना है। तो आप बोलोगे कि मैम ये बात तो उन्होंने सही बोली है कि रिश्ता जो है बदल रहा है, तो ये जो बदला बदला रिश्ता है मैम उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी हमें पढ़नी है। तो बच्चे वही चीज़ें पढ़नी है, जैसे अगर हम बात करें स्टार्टिंग में नेचर और अर्थ के बीच का रिश्ता कैसे था बच्चे। स्टार्टिंग में ना जो रिश्ता होता था ना उसको हम बोलते थे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। स्टार्टिंग में ना नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता था। स्टार्टिंग में ना जब हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, जब नेचर जो है ह्यूमंस को डोमिनेट करता था, ह्यूमंस बेचारे नेचर की पूजा करते थे, हे भाई हे भाई भाई हे भाई हम तेरे साथ से चलेंगे। सो स्टार्टिंग में क्या था, नेचर और ह्यूमन बींग्स के रिश्ते में नेचर जो है एक डोमिनेटिंग होता था। जब नेचर डोमिनेटिंग होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। और इसको बच्चे हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट हर चीज़ डिटरमाइन करेगा। आगे भी मैं पढ़ाऊंगी, वी डोंट वरी अबाउट इट। वहीं पर फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी जो है क्या हुई, टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि भैया ये रिश्ता बदल गया, ये रिश्ता जो है बदल गया। अब क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि भैया अब नेचर तो पिटेगा, अब हम जो है डोमिनेंट फोर्स है। तो इसमें कौन डोमिनेंट होगा, इसमें अब ह्यूमन। बाद में क्या हुआ, आज की अगर हम बात करें तो कौन डोमिनेंट है, ह्यूमन डोमिनेटिंग है। ह्यूमन ने क्या कर दिया है, नेचर की ऐसी तैसी कर दिया है, नेचर को पूरा एक्सप्लॉइट कर डाला है, पूरा जो है उसको खत्म कर डाला है ना। पहले तो हम रेस्पेक्ट करते थे नेचर की, बट अब ये रिश्ता बदल गया। LNC सैंपल ने बोला था ह्यूमन ज्योग्राफी तो यही है, ये जो बदलाव आ रहा है रिश्तों में वही पढ़ना है, तो रिश्ता बदला ना, अब ह्यूमन डोमिनेटिंग हो गए। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को हम पॉसिबिलिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, वो भी मैं आगे बताऊंगी। वहीं पर फिर जो है रिश्ता बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कर नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज नोन एज न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसमें क्या बोलते हैं कि यार ना नेचर की ना ह्यूमन की, इनके बीच में यार बैलेंस अप्रोच लाना चाहिए। इनका रिश्ता जो है ऐसे तो नहीं चल पाएगा ज़्यादा टाइम तक, अगर ये डोमिनेट ही करता रहेगा। अगर कोई एक डोमिनेट करता रहेगा तो रिश्ता एंड तक नहीं चलेगा। तो हमें इनको समझाना चाहिए कि भैया दोनों प्यार से बात कर लो, रिलेशनशिप में है ना पुच्ची उच्ची दे दो एक दूसरे को, है ना, बढ़िया तरीके से पैचअप कर लो, तभी जो है रिश्ता जो है एंड टाइम तक चल पाएगा। मतलब बैलेंस्ड अप्रोच ले आओ यार, एक्सप्लॉइट मत करो एक दूसरे को। तो बाद में फाइनली कौन सी अप्रोच आई, एक न्यू डिटर्मिनिज्म वाली अप्रोच है जिसको हम बैलेंस अप्रोच बोलते हैं। अब इन्हीं सभी को हमें ध्यान से इन सब को जो है डिटेल में जो है पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वैसे अभी क्योंकि ये वन शॉट है बच्चे, तो मैं इसको जो है थोड़े एक डिफरेंस के थ्रू जो है समझाना चाहती हूँ, है ना। वैसे इसके और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, बट क्योंकि इट्स वन शॉट तो इसमें थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जो चीज़ों को कवर करें, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है पहले, और दूसरा क्या है हमारा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो मैंने आपको बताऊँ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में क्या होते हैं, ह्यूमंस जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेचुरल कंडीशन में अडेप्ट करते हैं। और आप हमेशा याद रखना यार, ह्यूमंस और नेचर मैम बात कैसे करते हैं, मैम ये दोनों एक बात दूसरे की बातें समझ जाते हैं। मैं बोलूँगी ना के बीच में, जैसे अब अगर आप अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो, तो बात कैसे करते हो, व्हाट्सएप के थ्रू करते हो ना, इंस्टाग्राम के थ्रू करते हो ना, तो क्या चाहिए तुम्हें, टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसी ह्यूमन और नेचर के बीच में जो बातचीत होती है वो टेक्नोलॉजी की मदद से होती है। पहले देखो कम बातचीत होती थी, ह्यूमन जो है कम इंटरेक्ट करते थे नेचर के साथ, बिकॉज भैया टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। वो तो बातचीत ज़्यादा बढ़ गई बाद में जब टेक्नोलॉजी आ गई, और बातचीत ऐसी बिगड़ी कि भैया एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में क्या होता था कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते थे और नेचुरल कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते थे, क्योंकि ह्यूमंस के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था। बट अब आप देखोगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या हुआ, ह्यूमंस ने नेचर को मॉडिफाई करके रख दिया भैया, उसको पूरा बदल दिया, उसको होलिया बदल दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई हमारे पास, अपनी नीड्स के हिसाब से जो है नेचर को बदलता चला गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कैसे होता था, ह्यूमंस जो है बेचारे नेचर के ऊपर रिलाई करते थे, है ना,
उनके, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी, जो भी नेचुरल कंडीशंस होते थे नेचर के एक्सेप्ट कर लेते थे कि ओके नेचर वी लाइक यू, वी लव यू, है ना, ह्यूमंस नेचर की बात मान जाता था। बट जैसे ही ह्यूमंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसने जो है जो एनवायरनमेंट को धड़ाधड़ एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, बस पूछो मत। तो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी थी, प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स होती थी, ह्यूमंस को नेचर के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता था। बट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या आया, एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स आ गई, हमने जो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। इसमें अगर आप देखोगे बच्चे तो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस को हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं ना, उठ बैठ चल दौड़, एनवायरमेंट इज डिटरमाइनिंग, नेचर जो डिक्टेट कर रही है ह्यूमन एक्टिविटीज को, है ना, ह्यूमन जो है नेचर के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। बट इसमें हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, उसको पता है मेरे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये मेरा नेचर है, यहाँ से लकड़ी काटूंगा, देखो ये बना दूंगा, घर बना दूंगा, यहाँ से मिनरल्स निकालूंगा, अरे भैया फैक्ट्री चला दूंगा, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। हमने क्या कुछ नहीं क्रिएट कर दिया, इवन स्पेस को भी खाली नहीं छोड़ा, स्पेस सेंटर बना दिया, सैटेलाइट बना दी, अनगिनत पॉसिबिलिटीज वी हैव क्रिएटेड by using technology to exploit the nature. So this is what, this is possibilism. This is possibilism only, right? भैया पॉसिबिलिज्म ही तो है ये, है ना। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल देखोगे, स्टार्टिंग में क्या होता था, हम जो है हमने फायर डिस्कवर करी, पहले क्या हुआ, हमने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में हम नेचर की बहुत बात मानते थे, हम नेचर को ऑब्जर्व करते थे, तो हमने ऑब्जर्व कर करके उसके नेचुरल लॉज को अंडरस्टैंड किया कि अच्छा भाई फ्रिक्शन करते हैं तो हीट निकलती है, लाइट, फायर डिस्कवर हो गई, है ना। हमने देखा कि अर्ली फार्मिंग डिस्कवर हो गई, हमने देखा एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल समझे, तो हमने देखा कि भैया हमने एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल की मतलब कोई चीज़ पतली होगी तो वो बहुत तेज करके जो एयर में उड़ सकती है, हमने नेचुरल प्रिंसिपल सीखे और उससे के थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी स्टार्ट करी, और टेक्नोलॉजी जब डेवलप करेगी तो आपको पता ही फिर हमने क्या हल किया, फिर तो ह्यूमनाइजेशन हो गया हर चीज़ का। अब आप देखोगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हमने क्या क्या लिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्बनाइजेशन, बिल्कुल एडवांसमेंट हो गई है। तो कल्चरल रिलेशनशिप कैसे होता था, पहले ह्यूमंस को डर लगता था, नेचर को वर्शिप करते थे, ए मेरी माँ, है ना। बट अब क्या हो गया, ह्यूमंस अब मैनिपुलेट करने लग गए हैं नेचर को, हमें अपनी जितनी भी हमारी नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली हम नेचर को चलाते हैं, ये नहीं सोचते बेचारे नेचर के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या है, मिनिमल इम्पैक्ट था, ह्यूमंस जो है नेचर के साथ प्यार से रहते थे। बट अब आप देखोगे ह्यूमंस ने क्या कर डाला, डिफॉरेस्टेशन कर डाला, क्लाइमेट बदल डाला, अर्बनाइजेशन आ गया, इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारे नेचर के ऊपर जो है यहाँ पे पहुंचा है ना। एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, पहले ट्राइब्स रहते थे फॉरेस्ट में, नोमैडिक हर्डिंग करते थे, छोटी छोटी सोसाइटीज होती थी, बस अपने सर्वाइवल के लिए जो है नेचर को थोड़ा यूज करते थे। बट अब आप देखोगे, आप तो आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए, स्पेस स्टेशन बना दिए, स्काई स्क्रैपर बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी, नेचर को पूरा एक्सप्लॉइट कर डाला, है ना। तो ये होता है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो क्या आपको इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले रिलेशनशिप की। अब तो हमने जो इन दोनों को क्या सजेशन दिया, यार तुम्हारा तो बहुत रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रहा है, ऐसा करो तुम न्यू डिटर्मिनिज्म अप्रोच अपनाओ। जब तक तुम एक बैलेंस अप्रोच नहीं अपनाओगे ना, तो तब तक ह्यूमन और नेचर के बीच का रिलेशनशिप भैया ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नई अप्रोच आई जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट एक जोग्राफर थे जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, उनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने बोला कि यार हमें ना ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म चाहिए, ना ही पॉसिबिलिज्म चाहिए, कि ना ही ह्यूमन ज़्यादा डोमिनेट करे ना ही नेचर ज़्यादा डोमिनेट करे। लेट्स कम इन बिटवीन, यार मिडिल पाथ में आते हैं, क्यों एक दूसरे को हानि पहुंचानी है, बीच में चलते हैं। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया और इनकी ये जो थ्योरी है ये इसको न्यू डिटर्मिनिज्म बोलते हैं और इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्यों? देखो बच्चे, ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल यूज करके ना इन्होंने समझाने की कोशिश की है। ट्रैफिक लाइट का एनालॉजी इन्होंने यूज किया है। जैसे ट्रैफिक लाइट में क्या होता है ना, रेड लाइट होती है तो रुक जाओ, जब एम्बर लाइट होती है तो थोड़ा गैप बना लो, रुकने की तैयारी कर लो, है ना। और ग्रीन लाइट होती है तो भैया चल पड़ो। तो यही बोला है कि ह्यूमन और नेचर को ना ये रेड लाइट खेलना चाहिए। ये रेड लाइट खेलो, जब नेचर बोले स्टॉप तो ह्यूमन हो जाए कि ठीक है ओके स्टॉप, मैं तेरे को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। जब वो बोले ग्रीन तो ह्यूमन को बोले चल यूज कर ले, इसको यूज कर ले। तो यही ट्रैफिक लाइट गेम इनको खेलना है, ट्रैफिक लाइट एनालॉजी हमें यूज करनी है। जब हमें लगे कि यार हमने नेचर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, हमें जो है गैप बना लेना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए,
जब हमें लगता है कि ठीक है नाउ नेचर इज फाइन, तो हमें जो है फिर से यूज कर लेना चाहिए नेचर को, है ना। तो इन्होंने किसके ऊपर बात की गई है, नीदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबिंग इट। अब देखो बच्चे ना एक एक लाइन में, अरे बच्चे ना अब एक एक लाइन में कंफ्यूज होते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा है, अच्छा, बच्चे ना एक एक लाइन में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं वही, एक मिनट, देखो अब वही हमें समझना है कि मैम इस वाली लाइन का मतलब क्या है, बिकॉज बच्चों को कंफ्यूजन होती है। नीदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाली कौन सी स्टेज थी बच्चे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसमें हम ना सिर्फ अपनी नेसेसिटीज के लिए जो है डिपेंडेंट थे नेचर के ऊपर, नेचर की पूजा करते थे, है ना, नेचर के ऊपर सिर्फ अपनी डिटर्मिनिज्म, अपनी जो है सिर्फ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स के लिए, नेसेसिटीज के लिए डिपेंडेंट थे। तो बोला कि यार इतना भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ तुम अपनी नेसेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो। नीदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये भी नहीं कि भैया खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह छोड़ दिया ह्यूमन बींग्स को, भैया लगे पड़े हैं नेचर के साथ और नेचर को पूरा एक्सप्लॉइट कर डाला। एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं देनी है। एब्सोल्यूट फ्रीडम मतलब बोले तो पॉसिबिलिज्म, कि कुछ भी क्रिएट कर लो, पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं देना, पॉसिबिलिज्म भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली। बल्कि क्या होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स यार कॉन्कर कर सकते हैं नेचर को प्यार से ओबे करके। ह्यूमन बींग्स क्यों ऐसे कॉन्कर कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करके, ना, ह्यूमन बींग्स उनको कॉन्कर कर सकते हैं बट प्यार से, उनको ओबे करके, उनको जो है नेचर को प्यार से जो है रख के, यही बोल रहे हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक हो। इन्होंने यही बोला है ना कि पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन लिमिट्स, क्योंकि अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में तो हम अनगिनत पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे थे, बट ये बोल रहा है कि नहीं, पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो बट लिमिट में रहो यार, लिमिट में रहो, एनवायरमेंट को डैमेज मत करो, बैलेंस मेंटेन करो, डेवलपमेंट करनी है वी नो, बट यार इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में देखा है कि क्लाइमेट चेंज इतना तगड़ा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट आ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली। हमें बैलेंस रखना है, डेवलपमेंट भी करनी है बट एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना है। सो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या बोलती है, नलिफाई करती है कि यार इधर अप्रोच मत खेलो, ये एक्सट्रीम वाला गेम मत खोलो, आर पार वाला गेम, क्या या तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होगा नेचुरलाइजेशन ऑफ नेचर, ये इधर विधर अप्रोच में खेलो, बीच में चलो, इधर अप्रोच नहीं चलेगी। आप नलिफाई करो इसको, नलिफाई क्रॉस बीच का रास्ता अपनाओ। सो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या करता है, नलिफाई करता है इधर अप्रोच को, और डाइकोटॉमी मतलब कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इनके बीच में कोई डिफरेंस है, इनको हटाओ, कोई डाइकोटॉमी नहीं है, इनको हटाओ, नलिफाई करो। हमें तो बल्कि बैलेंस अप्रोच लानी है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से एक एक लाइन बनती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत कर देते हो, दैट्स वाई मैं एक एक लाइन समझा रही हूँ यार बच्चे, ठीक है, काम आएगी। अब बात आती है, मैम आगे चलते हैं। अब देखो एक बड़ा टॉपिक था यहाँ पे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्टिंग से ही थी यार? ह्यूमन ज्योग्राफी ना हमारे कॉलोनियल रूल के टाइम आई, जब ब्रिटिशर्स लाए ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या करना था, हमारी ज्योग्राफी समझ के तो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया उन्होंने। भैया ब्रिटिशर्स आते थे, पहले स्टडी करते थे, फिर उन्होंने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए, और किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो भी सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो देखो यार 6 स्टेजेस है। पहली स्टेज होती है हमारी अर्ली कॉलोनियल पीरियड, फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड। पहली स्टेज को हम एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, दूसरी स्टेज को रीजनल एनालिसिस, फिर तीसरी स्टेज 1930 टू द इंटरवॉर पीरियड, एरियल डिफरेंशिएशन, लेट 1950s लेट 1960s स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, फिर 1970s स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर 1990s पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, आई नो दैट, कोई बात नहीं, बात शॉर्ट फॉर्म में आपको बाद में दूंगी, अभी हम शॉर्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला पीरियड जो हमें डिस्कस करना है, एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक की फोटो है यार, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी आई ना, वो अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो इस पीरियड में ना ब्रिटिशर्स की अप्रोच क्या रहती थी, इस पीरियड में ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए थे तो उनको इंडिया के बारे में जानना था, तो उन्होंने जो है ना ह्यूमन ज्योग्राफी को जानना था, तो उनको हमारे लोग के बारे में जानना था। तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता था, ह्यूमन ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते थे ना, मतलब ये ना ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुई, आज आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इतने डेवलप हो गए, हम इडियोग्राफिक अप्रोच पे आ गए, हर चीज़ को यूनिक, हर एक इंडिया के अंदर भी एक एक स्टेट के बारे में जो है पढ़ते हैं, उसकी स्टेट की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, सिर्फ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन।
देखो सबसे पहले आया अर्ली कॉलोनियल पीरियड। इसमें सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, लोगों को बोला, अपने जोग्राफर को बोला, ओए एक्सप्लोर कर और डिस्क्राइब कर, बस अपने इंडिया में घूम, एक्सप्लोर कर, और जो जो तुझे मिल रहा है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पौधे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, उनको जो बस डिस्क्राइब करके लिखता रहा अपने इंसाइक्लोपीडिया में। ये ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, भलाई कर रहे थे? अरे भैया उनको खुद का ट्रेड इंटरेस्ट था, उनको पता होना चाहिए कहाँ कॉटन उग रही है, कहाँ कुछ उग रहा है, जिससे जब उनको कम मन करे उनको एक्सप्लॉइट करके जब अपना मतलब निकाल लेंगे। सो अगर आप देखोगे इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेस, क्योंकि उनका जो भैया खुद का फायदा था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना। अपने जोग्राफर्स को बोला कि एक्सप्लोर करो और डिस्क्राइब करो, ठीक है। वो क्या बोलते थे कि जितनी भी एरिया तुम्हें मिल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, इंसाइक्लोपीडिया डिस्क्रिप्शन लिखो, जिससे जो है क्या हो जाएगा, हमें सारी चीजें पता चले। तो जो भी जोग्राफर होते थे स्टार्टिंग में वो सिर्फ क्या करता था, सिर्फ घूमता था और लिखता था, घूमता था सिर्फ लिखता था, एक्सप्लोर करता था और डिस्क्राइब करता था। बट अब आप बोलोगे मैम धीरे धीरे टाइम बीता, ठीक है, धीरे धीरे टाइम बीता। अब आया लेटर कॉलोनियल का टाइम। अब लेटर कॉलोनियल पीरियड में अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि ओए जोग्राफर, अब तू सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ कि यार तू एनालाइज भी कर, थोड़ा सा और काम बढ़ाता हूँ तेरा, कि अब तू ना हर एक छोटे छोटे पूरी इंडिया में छोटे छोटे रीजन्स को ना अच्छे से एनालाइज कर, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे रीजन को अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरी इंडिया को अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे किसकी बात आई कि इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन वर अंडरटेकन, कि अगर भाई जो भी अलग अलग रीजन है, यहाँ के लोगों के बारे में पढ़, फ्लोरा फोना के बारे में पढ़, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़, सबके बारे में पढ़ 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 पढ़, रीजनल को पूरा एनालाइज कर। क्योंकि अगर हम रीजन्स को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में समझ जाएंगे तो टोटैलिटी में पूरे रीजन को समझ जाएंगे, टोटैलिटी में पूरे रीजन को समझ जाएंगे। तो भैया देख रहे हो ब्रिटिशर्स कितने चालू है, रीजनल एनालिसिस लिया है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या बोला कि अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को लिमिटेड नहीं रखते यार, थोड़ा सा अब एक्सप्लोर और डिस्क्रिप्शन करते हैं। अब जो हम हर एक रीजन को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में क्या हुआ, रीजनल एनालिसिस। अब आया भैया हमारा थर्ड पीरियड, अब आया भैया हमारी थर्ड स्टेज। अब ये थर्ड स्टेज कौन सी थी, 1930s के टाइम पीरियड में इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर पीरियड बोले तो बच्चे जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड था ना, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, 1914 से 1980, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945। तो उसके बीच का जो पीरियड था ना, उस पीरियड में इन्होंने क्या बोला, इस पीरियड में बोला ह्यूमन ये ब्रिटिशर्स ने बोला यार एरियल डिफरेंशिएशन करो यार, एरियल डिफरेंशिएशन। अब एक एरिया दूसरे एरिया से, क्योंकि तूने अब एनालिसिस तो कर ही लिया है पिछले वाली स्टेज में, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़ा और बदलाव लाओ यार, डिफरेंशिएट करो कि ये वाला रीजन कोलकाता मुंबई से कैसे अलग है, मुंबई मद्रास से कैसे अलग है, मद्रास दिल्ली से भैया कैसा अलग है, एरियल डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो थर्ड स्टेज में ब्रिटिशर्स ने बोला कि फोकस अब किस पे रखो कि दिल्ली की क्या यूनिकनेस है फ्रॉम मुंबई, फाइंड आउट द यूनिकनेस, एरिया एक रीजन दूसरे रीजन से कैसे अलग है ये मुझे बताओ, इनकी यूनिकनेस बताओ। तो थर्ड स्टेज में भैया ये आ गया। अब आती है भैया हमारी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज आती है मेरी लेट 1950 से लेट 1960s वाली, ठीक है। कब आती है, लेट 1950 से लेट 1960s वाला टाइम पीरियड आता है। अब इसमें बात की जाती है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये थोड़ा अलग है। अब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बोले तो स्पेशल वर्ड जहाँ जहाँ पे भी आते हैं बच्चे, इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस, वो वाला स्पेस नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस, मतलब मेरे अर्थ के ऊपर एरिया, डिफरेंट एरियाज जो होते हैं ना, अर्थ मेरा वर्ल्ड है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग स्पेस है। तो यार अब बात आई कि मैम ह्यूमन ज्योग्राफी में अब क्या लाया गया बच्चे, ह्यूमन ज्योग्राफी में ना अब इन्होंने बोला कि यार अगर हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ नया करना है ना, अब हमें कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि अर्थ इंडिया बहुत बड़ा है, उसमें सारी चीज़ों को मैप करना, किस एरिया में क्या हो रहा है, मैप वैप बनाने को काम करना पड़ेगा हमें, बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, स्पेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, इंडिया के पूरे स्पेस को, इंडिया के पूरे एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो ये करना उन्होंने स्टार्ट किया कि एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल यूज का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कि भैया अब सिर्फ एरियल डिफरेंशिएशन, एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें इस पूरे एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए हमें कंप्यूटर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है। इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, फिजिक्स लगानी स्टार्ट करी, लॉज वगैरह लगाने स्टार्ट करे और अच्छे से इंडिया
इंडिया को समझना, पूरे घुस गए अंदर, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड, जिससे टू मैप एंड एनालाइज द ह्यूमन फिनोमेना, सारी चीज़ें पढ़ने लगे इंडिया के बारे में, क्योंकि भैया उनका इंपीरियल इंटरेस्ट था। और इस फेज को हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे बदलाव आए ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने में। अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, अब हमने हर चीज़ को क्वांटिटाइज कर दिया ना, हर चीज़ को नंबर्स के थ्रू पढ़ना लग गए। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी नंबर्स ले आए, डेटा ले आए, हर चीज़ ले आए, जो कि आज भी हम डेटा के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। यार ज्योग्राफी में डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, कितनी बारिश आई, अभी कितने सॉइल उगी, कितनी सेंटीमीटर है, ये वो सारा डेटा होता है। अभी इन्होंने भी डेटा करना स्टार्ट किया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू आइडेंटिफाई मेपेबल पैटर्न्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। अलग अलग जो एक्टिविटीज हो रही है उनको नापो यार, कौन लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कौन लोग ये कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ को नापो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन लिया है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आ गया। अब फिफ्थ स्टेज आती है, मेरी 1970s की। अब इस फिफ्थ स्टेज में हम क्या करते हैं? इस फिफ्थ स्टेज में अब 3 स्कूल निकल कर आते हैं। ये 3 स्कूल कौन कौन से? ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल स्कूल। अब ये स्कूल जो है क्यों आते हैं? क्योंकि भैया इनको ना पसंद नहीं आया कि यार तुम सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ तुम नंबर्स लिखने के लिए आए हो, तुम सिर्फ डेटा पढ़ने आए, हमें सिर्फ पढ़ना है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में हर चीज़ को नाप रहे हैं, सॉइल कितनी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कितनी है। यार नहीं, लोग भी तो है यार, लोगों को भी तो समझना है ना यार, लोगों को भी तो समझना है। तुम हर चीज़ सिर्फ क्वांटिटाइज कर दोगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ोगे, तो वो तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेकार हो जाएगी। तो ये जो 3 स्कूल्स आते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो है ना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से खुश नहीं थे। हाय 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 हाय, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को बोलते थे कि भैया बेकार है ये, सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ हर चीज़ क्वांटिटेटिव करते रहोगे, कैलकुलेट करते रहोगे क्या? उन्होंने बोला कि यार तुम तो ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं, डीह्यूमनाइज्ड मैनर की तरीके से पढ़ रहे हो। ह्यूमंस को तुमने साइड रख लिया, बस वो कितने एग्रीकल्चर के पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बस पढ़ रहे हो तुम तो, है ना। तुमने तो लोगों के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में पढ़ना भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तुम वो सब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ नंबर पढ़ रहे हो। तो इन्होंने जो उसके ऊपर आवाज़ उठाई और उसकी वजह से जो है 3 स्कूल्स निकल कर आए, ठीक है। तो ये 3 स्कूल्स में पढ़ेंगे कि इन 3 स्कूल्स में मैम कैसे ज्योग्राफी पढ़ते थे, मतलब इन 3 स्कूल्स ने कैसे जो है हमारी इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करी। तो अगर आप देखोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज मेड मोर रेलिवेंट टू द सोशो पॉलिटिकल रियलिटी, कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम यही पढ़ रहे हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बस पैसा 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 और मेपेबल पैटर्न्स, और जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। नहीं यार, हर चीज़ गिनने वाली थोड़ी होती है। अब हमें लोगों की सोसाइटी, उनका कल्चर भी तो समझना है। तो यही है, ठीक है, उनके सोशल पॉलिटिकल रियलिटी कैसी है, इन स्कूल्स ऑफ थॉट्स की मदद से जो हम समझ पाएंगे। तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या है अभी मैं समझाऊंगी। अभी बस लास्ट स्टेज पे आ जाओ, उसके बाद इनको ही पढ़ेंगे। उसके बाद आती है मेरी उसके बाद भैया मेरी आती है 6th स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी बोलते हैं। आप बोलोगे मैम ये क्या है? अब ये फाइनली ये तो आज़ादी भी मिल गई होगी मैम, उसके बाद तो हमें अब ये 1990s में अब हम कैसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी? बच्चे अब हम ज्योग्राफी में ना सिर्फ ये नहीं कि जो रूल्स बन गए उसी को हर जगह चेप डाला, ना, अब हम यार हर एक रीजन को डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया में भी अंदर बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उसको भी डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी इकोनॉमी, उसकी सॉइल, उसका वाटर, उसकी ये, उसका वो, उसका क्लाइमेट, ठीक है। तो यही बोला, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चन। हमने बोला कि यार तुम ये जनरलाइजेशन, मतलब एक चीज तुमने लॉ निकाल लिया, सबके ऊपर चेप डाल रहे हो, ग्रैंड जनरलाइजेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन उठाया, यूनिवर्सल थ्योरीज के ऊपर हमने क्वेश्चन उठाया कि भाई तुमने एक थ्योरी बना ली, सब इंडिया के ऊपर भी चाप डाली, नॉर्थ अमेरिका पे भी छाप डाली, साउथ अमेरिका पे भी छाप डाली। भैया नहीं, यूनिकनेस पढ़नी है, इडियोग्राफिक अप्रोच। देख रहे हो, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वॉज एम्फसाइज। यही बोला गया कि यार हमें कैसी अंडरस्टैंडिंग लानी है। अब हम हर एक लोकल कंटेक्स्ट को समझेंगे यार। अब ना ज्योग्राफी में हम तभी ग्रो कर पाएंगे जब हम एक लोकल कॉन्टेक्स्ट, एक लोकल रीजन को अच्छे से समझेंगे। तो इधर जो है उसी के बारे में बात की गई है ना। तो यह आया पोस्ट मॉडर्निज्म, एक तरीके का ये वही है जो हमने इडियोग्राफिक अप्रोच में पढ़ा था ना। तो मतलब अभी तक ऊपर तक तो थोड़ी नोमोथेटिक अप्रोच चल रही थी, बट अब जो है धीरे धीरे हम इडियोग्राफिक अप्रोच पर भी आए। समझे क्या? क्लियर हुआ क्या? अब अगर हम बात करते हैं मैम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स बता दो। अब इसमें क्या बात करनी है? देखो 3 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला है मेरा वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल ऑफ थॉट आया जब ये लोग क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से परेशान हो गए थे ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ डेटा नंबर्स ये क्यों ला रहे हो। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, सिर्फ डेटा नंबर्स नहीं करना है,
हमें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में लोगों के वेलबींग के बारे में ही पढ़ना है, लोगों के वेलफेयर के बारे में ही पढ़ना है। तो यही बोला गया कि हमें किसके ऊपर फोकस करना है, ऑन सोशल वेलबींग ऑफ पीपल इन ह्यूमन ज्योग्राफी। हमें पढ़ना है कि लोग कैसे रहते हैं, लोग क्या खाते हैं, लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है। इसलिए जब आप क्लास 12th में पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, आप देखना सबके बारे में पढ़ोगे बच्चे। आप पढ़ोगे कि एक कंट्री के जो लोग हैं उनका हेल्दी रहना, उनका एजुकेटेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ की लोगों के लिए, उनकी इकोनॉमी पढ़ेंगे, है ना, उनका माइग्रेशन पढ़ेंगे, उनका आप देखोगे पॉवर्टी भी पढ़ेंगे कि किस किस की चीज़ों की कमियां हैं। तो हर चीज़ पढ़ते हैं यार ह्यूमन ज्योग्राफी में। आप देखोगे ना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, बोल रहे मैम ये भी पढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में? हाँ यार, ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम एम्फसाइज करेंगे कि लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में बात की जाती है और स्पेसिफिकली वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में बात की जाती है। फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मेरा क्या है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है बच्चे, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। कार्ल मार्क्स अंकल को जानते हो ना तुम, सोशलिज्म कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था। अब थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पे भी जाओगे तो तुम उस पर भी पढ़ोगे। देखो कार्ल मार्क्स अंकल के थ्रू ये क्या बोलते हैं कि आज जितने भी सारे हमारे रिसोर्सेज है ना, किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी नो प्राइवेट इंडिविजुअल होल्डिंग ऑल द रिसोर्सेज। जो आपने क्लास 9th में सोशलिज्म पढ़ा है कि एक इंसान के हाथ में सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए यार। रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरीथिंग शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है क्या बोला कि यार हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में ये पॉवर्टी, ये गरीबी को पढ़ना है, क्योंकि है गरीबी यार, अमीर अमीर बनता जा रहा है। तो गरीबी, ह्यूमन ज्योग्राफी में गरीबी पढ़ते हैं, कमियां, डेप्रीवेशन पढ़ते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज पढ़ो। ये वाला स्कूल देखो यार कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ो ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये बोलता है कि जितनी भी सारी कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स है जो कि कैपिटलिज्म की वजह से आई है। कैपिटलिज्म हुआ था ना जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स बढ़ गए थे, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा आ गया था, तो गरीबी की प्रॉब्लम भी आती है यार जब कैपिटलिज्म होता है, क्योंकि देन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसके पास पैसा है वो पैसे से और पैसा बना रहा है, जो गरीब है भैया वो तो गरीब ही होता जा रहा है। तो कैपिटलिज्म की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो बोल रहा है कि रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट वाला बोल रहा है कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए। इट क्रिटिकली एग्जामिन्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पावर डायनामिक्स। ये क्या बोलते हैं कि भैया हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए, हर एक जगह की सोसाइटी कैसी, इकोनॉमी कैसी है, वो वहाँ पे ऐसा किया है कि उधर पॉवर्टी है, ऐसा क्या है वहाँ पे डेप्रीवेशन है ना। हमें पावर डायनामिक्स समझना चाहिए कि इस कंट्री में किसकी चलती है, क्या पावर डायनामिक्स है, कौन जो अमीर है, कौन जो गरीब है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को ये बात करता है। वहीं पर जो मेरा तीसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये क्या बोलता है कि भैया ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ यही नहीं कि पॉवर्टी वगैरह और उनका वेलफेयर, और भी तो चीज़ें हैं यार, उनके बिहेवियर को भी तो पढ़ना है ना। तो जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या बोलता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें उन लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ना है। लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या है बच्चे, एक्सपीरियंसेस से तो उनका कल्चर बना, एक्सपीरियंसेस से तो आज उनका जो बिहेवियर है वो उनके एक्सपीरियंसेस से है, उनके परसेप्शंस क्या है अलग अलग सोशल कैटेगरीज के, है ना। जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनकी क्या सोच है, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनकी क्या सोच है, आदिवासियों की क्या सोच है, विमेन की क्या सोच है ना, अलग अलग धर्मों की क्या सोच है, अलग अलग भाषा बोलने वालों की क्या सोच है। तो वो सब उनके बिहेवियर को भी हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए बच्चे। जैसे आप एंथ्रोपोलॉजी तो अलग ही पूरा सब्जेक्ट वो है जिसमें हम लोगों के कल्चर, कैसे लोग आज जैसे है वैसे कैसे है, वो जो भाषा बोलते हैं वो कैसे इवॉल्व होके आई, ये सारी चीज़ें। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में हम लोगों के एक्सपीरियंसेस और उनका हर एक जगह को लेकर क्या सोच है, उनकी क्या परसेप्शन है, उनकी सोच है ना, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो हमें बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ती है। इसमें जो हम पढ़ना चाहते हैं लोगों की एथनिसिटी, उनका रेस, उनकी जात, उनकी रिलीजन, उनका भाषा, ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, लोगों के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमारा इन्वायरमेंट जो आज एग्जिस्ट करता है उस इन्वायरमेंट को शेप करने में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये भी हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पे जो है पढ़ते हैं। तो क्या आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई यार। सो फाइनली एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको पता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग ज्योग्राफी भी आ जाती है। इट्स अ वेरी वास्ट डिसिप्लिन, बहुत सारा वास्ट डिसिप्लिन है, इसके बहुत सारे सब फील्ड है और इसका सोशल साइंस के साथ भी क्या है थोड़ा ये बहन भाई है। जैसे सोशल साइंस आपने क्लास 10 तक पढ़ी है जिसमें आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, वो भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, उसके अंदर भी बहुत सारी अंदर चीज़ें आ जाती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है भाई बहन है किसके साथ, सोशल साइंस के साथ भी।
तो किसके साथ कौन सा भाई बहन है वो भी हमें जो पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, पूछ लिया जाता है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ज्योग्राफी की बड़ी बड़ी फील्ड कौन सी है, एक है सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती है, अर्बन ज्योग्राफी इसके अंदर आती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये 3 बड़े बड़े क्या है हमारी फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी के, ठीक है। ये जो आपको 6 है ना, यहाँ पे 6 जो ये बड़े बड़े जो फील्ड है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी के। अब सोशल ज्योग्राफी के अंदर बच्चे क्या क्या आता है, बच्चे सोशल नाम से पता चल रहा है कि सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं तो बिहेवियरल ज्योग्राफी भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। अब बिहेवियरल ज्योग्राफी, अब ऑब्वियसली बात है किसी के बिहेवियर को पढ़ना, किसी का वो ऐसा क्यों करता है, वो रोता क्यों है, वो बोलता क्यों है, वो ऐसे क्यों करता है, तो मतलब एक तरीके की साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर मैं सोशल साइंस में इसको रिलेट करूँ तो सोशल साइंस के कौन से सब फील्ड से इसको मैच करूंगा, साइकोलॉजी से, ठीक है। वहीं पर सोशल ज्योग्राफी पूरी सोशल साइंस सोशियोलॉजी से मिलती है, ठीक है। पूरी जो सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी जो आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो सोशल ज्योग्राफी आती है उससे मिलती जुलती है। इसलिए जब आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे कि मैम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी दोनों में पढ़ रहे हैं, बिकॉज दोनों के बीच का नाता है। वहीं पर आप देखोगे सोशल ज्योग्राफी के अंदर आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलफेयर आ रहा है तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ इसका नाता है। सोशल ज्योग्राफी के अंदर यार लोग जो है रेस्ट भी करते हैं, लेजर भी करते हैं, तो वो सोशियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं ना। लेजर के लिए क्या करते हैं लोग, एक्टिविटीज़ करते हैं, टूरिज्म करता है, वो सब चीज़ें। कल्चरल ज्योग्राफी, क्योंकि सोसाइटी है तो कल्चर आएगा, और कल्चर जब भी हम पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी, मैंने आपको बोला है जब भी हम लोग का कल्चर की आज हम ये भाषा बोलते हैं, ये हमारी एथनिसिटी है, इस तरीके से रहते हैं, ये हमारा कल्चर है, ऐसे शादी होती है, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो कल्चर वो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। जेंडर ज्योग्राफी के अंदर हम दोबारा सोशियोलॉजी आता है, एंथ्रोपोलॉजी भी आता है, विमेन स्टडीज़ भी आती है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी सोशल ज्योग्राफी के अंदर, इसमें ये हिस्ट्री से कनेक्टेड है। मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमियोलॉजी ये एक टर्म है जो कि लैंग्वेज हमारी मेडिकल टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं पर अर्बन ज्योग्राफी सीधा अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग से रिलेटेड है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर बच्चे पॉलिटिकल साइंस से हम इसको कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और सोशल साइंस के किससे कनेक्ट करूंगे, पॉलिटिकल साइंस से। अब इसके अंदर आप देखोगे इलेक्टोरल ज्योग्राफी आ जाती है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी के किससे कनेक्शन है, सोशल साइंस में सिफोलॉजी। सिफोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वोट्स, वोटिंग वगैरह, इलेक्शन वगैरह की स्टडी को सिफोलॉजी बोलते हैं। मिलिट्री ज्योग्राफी को मैं मिलिट्री साइंसेस से, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को सीधा डेमोग्राफी से कनेक्ट करूंगी, सेटलमेंट ज्योग्राफी को सीधा अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को सीधा इकोनॉमिक से, उसी के अंदर सब फील्ड से, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज से रिसोर्स इकोनॉमिक से, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर साइंसेज से, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, देखो ये सारा इकोनॉमी के अंदर है। इकोनॉमी में बच्चे ऑब्वियसली बात है जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, पैसा कहाँ से कमाते हैं, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, रिसोर्सेज से, मार्केटिंग से, टूरिज्म से, ट्रेड से। ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की। आपकी जो पूरी क्लास 12th है ना उसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले, सो डोंट वरी। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो फाइनली यार बच्चे ये पूरा चैप्टर इतना ही है। अब मैं बस आपको एक दो चीज़ें और बताना चाह रही थी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, तो वो भी आपको बता देती हूँ, तो आपको जो है सही चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। बताओ यार कैसी लग रही है क्लास, मज़ा आ रहा है? पहला चैप्टर थोड़ा सा है ऐसा, बट आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। यार देखो, तुम्हें अगर पूरे साल अच्छे से पढ़ना है, आपको यह है कि सारा कंटेंट मुझे एक जगह पे मिल जाए, आपके साथ गाइडेंस मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए, तो यार देखो बैचेस जो उसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। तो हमारे पास जो 4 तरीके के बैच है। एक है आधार बैच, दैट इज़ प्योरली फॉर क्लास 12 पढ़ाया जाएगा बस उसमें, ठीक है। आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ्स, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है, डोमेन सब्जेक्ट्स, वो आपके इसमें पढ़ाए जाएंगे। फिर एक आते हैं आरंभ बैच 2.2, ये फाउंडेशन बैच है फॉर CUET प्लस बोर्ड्स। CUET भी पढ़ाया जाएगा, बोर्ड्स भी पढ़ाया जाएगा, इसमें GAT भी आपको पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट, सारी चीज़ें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे CUET भी देंगे आगे जाके, ठीक है। अब ये एक बैच है जो कि प्रिंटेड बुक्स महापैक है। महापैक का मतलब होता है आगे जितने भी बैचेज आएंगे, आपको आधार, आरंभ, सारे बैचेज एक में मिल जाएंगे, और आगे आने वाले जितने भी न्यू बैचेज होंगे आपको पूरे साल कुछ बस एक बार पेमेंट करनी है, और उसके बाद शांति से, इतने सारे ऑलरेडी भी बैचेस इसमें इंक्लूडेड है,
बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बुक्स भी मिलेगी, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और ये यहाँ पे आप देखोगे विदाउट बुक्स वाला है, सेम चीज़ है, बस ये इसमें बुक्स नहीं मिलेगी। और अगर आपको इनको खरीदना है तो यार अब डिस्काउंट चलते रहते हैं, बट उन डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, और कूपन कोड है ASHI40। स्पेस नहीं लगाना और 0 के बाद भी कोई स्पेस नहीं लगाना, तो आप अगर ये लगाओगे तो आपका लग जाएगा और आप इसको जो है परचेज कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि आपको ये कहाँ पे मिलेगा। आप अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे या फिर ऐप पे जा सकते हो, जो आपको सही लगे। आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, CUET आर्ट्स में जाओगे, यूजी है ना, CUET आर्ट्स में जाओगे तो ये रहे आपके सारे बैच। अगर मैं आधार की बात करूँ, ये क्लास 12th का बैच है, तो आधार का बैच जो है हमारा समथिंग ओके अब ये लोड हो रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट एरर आ जाता है ना, तो हाँ अब हो गया 4006 का है, बट ये और कम हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे कूपन कोड मिलेगा। आपको लगाना है कूपन कोड में ASHI40, यहाँ पे लगा लीजिए। और आपको ये पड़ रहा है 3883 का। आप यहाँ देख लेना, डिस्काउंट कूपन कोड लग गया और आपको ये 3883 का मिल रहा है। और यहाँ पे आपको क्लास 12 पूरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इतने कम प्राइस में आपको पूरी क्लास 12 जो है यहाँ पे पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इन बैचेस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन आती है सो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं ashi.sharma@adda247.com पे। अगर कोई गाइडेंस चाहिए कि मैम विच बैच इज़ बेस्ट फॉर मी या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पे मेल करके बता सकते हैं। ऑल्सो आप सब लोग जो है यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ बाय आशी मैम, जिससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। कोई नोट्स है, कुछ गाइडेंस है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लेना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यार कैसे लगे क्लास, बताओ क्या तुम्हें ऐसी और क्लासेस चाहिए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए लेकर आते रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।